So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching मैथ्स मैग्निस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्निस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्निस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ क्वांट्स के सारे फॉर्मूले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे फॉर्मूले एक वीडियो में। तो ये जितनी देर की वीडियो मुझे नहीं पता भैया ये कितने देर की वीडियो होने वाली है, मेरा टारगेट है सब कुछ सब कवर करा देना। तो ये जो आपका वन शॉट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम आपका परसों होने जा रहा है ना। और इवन फॉर सी ओ क्यू पी 11 और 12 और भी जितने भी आपके जो सी ओ टी पी जी के एग्जाम्स है, जहाँ भी क्वांट्स होगा भैया, ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो भैया प्यार दीजिए, है ना, प्यार दीजिए। प्यार जो है वो थोड़ा रुक गया है सीमेट के बाद से। ये सी ओ टी पी जी भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है भैया। लगता है भाई भाई सबने पढ़ाई छोड़ दी है, सीमेट के बाद सबने पढ़ाई छोड़ दी भैया। इसको भी प्यार दीजिए, है ना, शेयर करिए लोगों में। मैं बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोलता, बट इसको फैलाइए भैया, बताइए कि ऐसा काम चालू है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नए इस चैनल पे जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैं कनाडी कैलकट ग्रेजुएट हूं। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। और उसके बाद ऑब्वियसली कनाडी कैलकट से अपना केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन मेरा 99.71 परसेंटाइल था। जैट 2026 इस साल मैंने भी दिया था 98.01 परसेंटाइल। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अब 3+ ईयर्स का हो गया है। तो भैया, वैसे तो मैं इस फील्ड में बहुत लंबे टाइम से हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस है वो मेरा 3+ ईयर्स का जो है अब हो गया है। तो ये चैनल का पर्पज सिर्फ सिंपल है, मैथ्स रीजनिंग चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, ओमेट्स हो, सीयूईटी पीची हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, भैया हम पधारेंगे। तो जल्दी से आ जाना यार टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे हम शेयर करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। प्यार बरसाइए, क्योंकि प्यार जो है वो सीमेट को भी मिला, स्नैप को भी मिला, जैट को भी मिला। अब बारी है सीयूटी पीजी की एग्जाम में, सिर्फ 2 दिन बाकी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले एवरेजेस। अब मैंने एवरेजेस इसीलिए लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एवरेजेस पे एक वीडियो बना दी है। आप जल्दी से मेरे चैनल पे जाके देख लेना भैया, नहीं तो यहाँ आई बटन में आपको जो है एवरेजेस वाली वीडियो मिल जाएगी। तो देखो यार, एवरेज का बेसिक सा सिंपल सा मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि एवरेज का मतलब होता है मीन। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है मीन। ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज़ का हम एवरेज ले रहे हैं। एवरेज इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आपके स्कोर्स हैं, ठीक है, आपने यूनिट टेस्ट में स्कोर किया, आपको एवरेज स्कोर चाहिए। अब बैटिंग में विराट कोहली का एवरेज होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता। जितने भी आपको डेटा पॉइंट्स दिए होते हैं, लेट्स कॉल देम ऑब्जर्वेशंस, तो आपको एवरेजेस में क्या करना होता है भैया, एवरेजेस में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये भैया इसका सिंपल सादा सुंदर सा फॉर्मूला होता है। डिटेल में पढ़ना है, वीडियो मिल जाएगी, जाके पढ़ लेना। मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला वन शॉट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं साइड बाय साइड आपको बताता चलूंगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि भैया अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाता है। यानी कि मान लो अगर आपके ऑब्जर्वेशन 2 3 4 5 है और आप सब में +2 +2 +2 +2 कर दिए, तो आपका एवरेज भी +2 से बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। तो एवरेज का ये सिंपल सादा फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात आती है मीडियन की। तो भैया मीडियन क्या होता है? मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है मिडल वैल्यू, यानी कि बीच का नंबर। तो भैया उसके लिए आपको क्या करना है, देखो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर। एक आता है इवन वाला केस, तो आप बोलोगे सर इवन वाला केस का क्या मतलब है, और एक आता है ऑड वाला केस। तो ऑड वाला केस का क्या मतलब है? ऑड वाला बहुत सिंपल होता है। देखो ऑड वाले में ऐसा है, मान लो आपके पास A B C D E F G, आपके पास ये कितने हैं? 7 है। तो सात सात चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई, ABCDEFG, ABCDEFG। तो यहाँ पे टोटल 7 चीजें लिखी हुई है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो ये 7 जो है ये ऑड है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गया ना भैया। जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया वो ऑड हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड हो गया। तो भैया यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको सीधा मिडिल वैल्यू लेना होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज करनी होती है, वो क्या होता है, किसी को याद है क्या? आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है। तो अरेंज आप कैसे कर सकते हो? एक तो आप कर लो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। एक ऑप्शन ये है आपके पास, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। करेक्ट। तो आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बस मीडियन लेना है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिड टर्म। तो मिड टर्म, अब मान लो आपने ABCDEFG को अरेंज किया, मान लेते हैं असेंडिंग में अरेंज किया, तो ये कुछ ऐसे अरेंज हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। लेट्स से C A B D
एफ जी ई, ये कुछ ऐसा अरेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये सारे नंबर्स होंगे है ना, नंबर्स होंगे। तो लेट्स से ये अरेंज हो गया, तो आपको क्या करना है, बस मिडल वाला वैल्यू लेना है। लेफ्ट से 3 इधर चलो, राइट से 3 इधर चलो, डी डी आपका मीडियन हो गया। तो ये देखो ऑड में आसान होता है इसको चूज करना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लो अभी तो क्या 7 है, तो आप बीच में इजिली चले जाओगे, बट मान लो 50 नंबर्स हो, वैसे भी आप इजिली चले जाओगे, बट फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हो। देखो इस केस में मीडियन क्या आता है भैया, इस केस में मीडियन बहुत सिंपल सा आता है, वो आता है n+1/2th टर्म। अब ये क्या हो गया सर, देखो यहाँ पर आपका जो भी n होगा, मान लो n का वैल्यू 49 है, 49 एक ऑड नंबर होता है, 49 + 1/2 किया यानी कि 25 आ जाएगा। ये क्या किया आपने, 49 + 1/2, तो आपका क्या आ गया, 25 आ गया। यानी कि 25th टर्म, 25 आंसर नहीं है, 25 मीडियन नहीं है, 25th टर्म आपका मीडियन, इसलिए मैंने इथ टर्म भी लिखा है। तो ये होता है फॉर्मूला जब आपके पास ऑड होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। इवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब देखो इवन में क्या प्रॉब्लम आता है, इवन में मान लो ए बी सी डी ई एफ, अब यहाँ पे 6 चीजें हैं, तो भैया 6 चीजों का कुछ मिडल नहीं होता है, 6 चीजों का कुछ मिडल नहीं होता है, 6 चीजों के बीच में कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, इवन का बीच में कुछ नहीं होता। देखो ऑड में क्या होता है कि राइट साइड में भी उतनी चीजें, लेफ्ट साइड में उतनी चीजें, बीच में एक आदमी खड़ा होता है। मान लो आप 6 दोस्त खड़े हो, बीच में कौन खड़ा है, यू डोंट नो राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो पहला स्टेप तो सेम ही है, अरेंजमेंट, पहला स्टेप तो सेम ही है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट में आप क्या करोगे, देखो पहला आप करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कोई एक चीज बीच में नहीं होती, यहाँ पे दो चीजें बीच में होती हैं, है ना, समझ रहे हो ना, एक चीज नहीं होती है, यहाँ पे दो चीजें बीच में होती है। तो वो दो चीजें, अब देखो मैंने ऑड में एक फॉर्मूला दिया n+1/2, यहाँ भी एक दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या बोलोगे यार, मतलब एक काइंड ऑफ टू आइडेंटिफाई द मिडिल टू टर्म्स। इवन में दो टर्म्स मिलेंगे, एक टर्म नहीं मिलेगा, अभी सुनो। तो भैया क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसका होता है n/2th टर्म, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, n/2th+1, यानी कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला। एक तो n/2th जो आएगा, यानी कि मान लो 50 टर्म्स है तो इवन हो गया, बाई टू किया 25 पे आ गया, तो 25 तो लिया, उसके बाद वाला 26th टर्म भी लेना पड़ेगा। तो सर इसमें से मीडियन क्या है, 25 26 है कि दोनों है, कि दोनों का डिफरेंस है, कि दोनों का सम है, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो मीडियन आता है ना, वो क्या आता है, वो जो मीडियन आता है ना, जो मीडियन आता है वो क्या आता है, एवरेज ऑफ दीज टर्म्स, एवरेज, समझ में आया, एवरेज ऑफ इसका और इसका। मतलब क्या हुआ सर, देखो मान लो आपका यहाँ पे मिडल में सी और डी है, तो आपका आपका वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, C+D/2 हो जाएगा। तो देखो भैया, देखो मीडियन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका स्टेप्स है। पहले अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट नहीं किया तो कुछ भी कर लो, क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। पहले अरेंजमेंट किया, ठीक है भैया, फिर उसके मिडिल के दोनों टर्म्स निकाले, ठीक है भैया, फिर उनका एवरेज ले लिया, ठीक है भैया, अब जो एवरेज आएगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड वाली चीज है भैया, समझ गए। तो ये मीडियन का हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं भैया मोड का मसाला क्या है। देखो मोड का मसाला सिंपल सा ये बात बोलता है कि भैया मोड होता है रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड टर्म बोल सकते हो, रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहे, A B C D, A B B C B A D E B B ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो भैया मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा बार किस चीज को लिखा गया, तो आप कहोगे अच्छा सर इसमें तो सबसे ज्यादा बार मुझे बी दिख रहा है, ये देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मुझे 6 बार दिख रहा है। आप बोलोगे सर बी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स है, वो 6 बार लिखा हुआ है। वहीं पर ए आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 बार दिख रहा है। तो ए 3 ही बार दिख रहा है, यानी कि बी जीत रहा है, यानी कि इसका वो मोड क्या हो जाएगा, इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही करना होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, एवरेज और मीडियन की एक ही वैल्यू आ सकती है, एवरेज और मीडियन की एक ही वैल्यू आ सकती है। मोड में मल्टीपल वैल्यूज आर अलाउड, जैसे ये हो गया यूनी मॉडल, यूनी मॉडल का मतलब एक मोड आया है, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, ऐसे मोर मोड्स भी आ सकते हैं। अगर मान लो ए भी 6 बार होता, बी भी 6 बार होता, सी भी 6 बार होता, तो आप यहाँ पे A, B, C बोल देते कि 3 मोड्स है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। वहां पे सम या एवरेज लेने की जरूरत नहीं है,
तीन अलग अलग वैल्यूज आंसर आ सकती हैं। ठीक है, मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट होता है, मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट होता है, मीडियन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ऑड में तो होता है, इवन वाले में जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि आप एवरेज ले लेते हो तो एवरेज जो थोड़ी है कि ऑब्जर्वेशन में हो। सिमिलरली एवरेज के लिए भी, एवरेज भी जरूरी नहीं है कि बीच में हो, एवरेज तो मैक्सिमम टाइम होता ही नहीं है, वो डेसिमल डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में अवेलेबल होता है। तो इसके साथ हमने कर लिया भैया मीन, मीडियन एंड मोड। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको CUET-PG के हिसाब से करा दिया है, ऊपर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा लिख देने की, अगर भूल जाऊं तो भैया देख लेना, जस्ट अभी इसके पीछे के पीछे यही दो वीडियोस डाली, एवरेजेस और टाइम एंड वर्क। ठीक है, मजा आ जाएगा देख के। चलो, तो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया था कि देखो यार, किसी भी इंसान की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई ज्यादा इफिशिएंट है तो कम टाइम में काम करेगा, कोई कम इफिशिएंट है तो ज्यादा टाइम में काम करेगा, यानी कि इनका रिलेशन उल्टा होता है। समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मेरी एफिशिएंसी दोगुना काम करने की है तो मैं आधे टाइम में काम कर दूंगा। कोई कोई मेरे से आधे उसमें काम करते हैं एफिशिएंसी में, मान लो मैं 2 ईंटें उठाता हूँ दिन के और मुझे 50 ईंटें उठाने हैं, तो मैं 25 बार में उठा दूंगा। बट अगर कोई एक बार में एक ही ईंटा उठा पाता है तो वो 50 बार में उठाएगा ना, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आया, मेरी इफिशिएंसी बेटर है। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अब देखो भैया, सिंपल सा बात है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम अगर आप करोगे ना, इफिशिएंसी इनटू टाइम करोगे तो ये आपको टोटल वर्क दे देगा। टोटल वर्क, वर्क टी मतलब वर्क टोटल। अब यहां से आपको अंदाजा लगेगा कि भैया कितना काम करना है, और फिर आप उस हिसाब से जो है काम कर सकते हो। समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मुलेज ऐसे कुछ होते नहीं है खास टाइम एंड वर्क में। सिंपल सा चीज है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब जितने लोग दिए हैं, 3 आदमी दिया है, 4 आदमी दिया है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी इज टेकन टू बी कांस्टेंट फॉर द सेम काइंड ऑफ पर्सन। मान लो मैन है तो सारे मैन का सेम ले लेते हैं, इफ क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप से नहीं दिया हो। मैं अभी भी बोलूंगा, वर्क एंड टाइम की वीडियो को जरूर चेकआउट करना, डिटेल में वही मिलेगा। यहाँ सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे, सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इफिशिएंसी इनटू टाइम किया रहा। अब देखो सिंपल सा बात है भैया, इफिशिएंसी इनटू टाइम से आपको वर्क मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास लेट्स से एफिशिएंसी दी हुई है, लेट्स से एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 2:1। तो यहाँ से एक बात बताना, टाइम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इसका रिवर्स, यानी कि 1:2। बट 3 आदमी में ऐसे नहीं लेंगे रेशियो का। आई होप आपको रेशियो का कैसे है ना वो रिवर्स करके देन एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा। वैसे मैंने वो वीडियो में भी आपको बताया हुआ है 3% का केस लेके, तो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। चल, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। देखो यार, परसेंटेज का बहुत सिंपल सा ओपिनियन है। देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो ना, फ्रैक्शन, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ से परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरी चीज, सर मान लो हमको यहाँ पर दे दे कि परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भैया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर दो 100 से, आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा भैया। अब सर डेसिमल को कैसे परसेंटेज में करते हैं? सिंपल, डेसिमल को भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ये बहुत सिंपल चीज है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मान लो आपको बोले कोई 24/30 मार्क्स है, 24/30 मार्क्स है, और बोल दे कि भैया इसका परसेंटेज निकालो, तो पहले तो फ्रैक्शन बना लेना 24/30, और इसको 100 से डिवाइड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, है ना। यहाँ देखो फ्रैक्शन को इंटू 100 करना है, अब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, देखो 80% आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब यहाँ पर आता है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का या डिक्रीज निकालने का एक ही तरीका होता है। देखो मैं आपको एक ही एग्जांपल दे दूंगा परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। अब इसका क्या मतलब हो गया सर, चेंज क्या होता है? चेंज सिंपल सा है, देखो यार, अगर मान लो कोई आपसे बोले कि 80 रुपए से 100 रुपए जा रहा है,
और कोई बोले 100 रुपए से 80 रुपए जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर पहले वाले केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? इंक्रीज को आप प्रॉफिट लॉस की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ये एक ही है पूरा, ऐसा नहीं कि मैं उसको अलग से करवाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला सेम ही होता है। तो आप बोलोगे सर पहला वाला जो है वो इंक्रीज का केस है, या सर आप बोल लो प्रॉफिट का केस है। हाँ बिल्कुल सही। इस केस में आप क्या बोलोगे, ये डिक्रीज का केस है या ये लॉस का केस है। करेक्ट? समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे, सर चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू सेम तरीके से निकलता है। अब इस केस में चेंज कितने का है, देखो चेंज है आपको 20 का, +20 का। करेक्ट? +20 का चेंज आ रहा है। समझ आया? तो आप क्या बोलोगे, सर 20 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 80। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जहां से वैल्यू बढ़ के या घट के आ रही है, तो 80 से 100 हो रहा है। 80 ओरिजिनल वैल्यू है, पुराना वैल्यू है। समझ में आया? तो भैया 80 ले लोगे यहाँ पे, ओ सॉरी 80 ले लोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा यार, कितना आ रहा है देखो, 25% आ रहा है। करेक्ट? 25% आ रहा है, दिख रहा होगा सबको, है ना? लेकिन अब देखो नीचे वाले में, नीचे वाले में डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे, देखो इसमें भी आप बोलोगे कि सर -20 का वो हो रहा है, -20 से ये डिक्रीज हो रहा है, -20 का चेंज आ रहा है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, -20 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 100 है, इंटू 100, ये देखो 20% का डिक्रीज, 25% का इंक्रीज। तो आपको समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर वैल्यू सेम है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू पे सब डिपेंड कर रहा है। ये भी 80 से 100 जा रहा है, ये भी 100 से 80 जा रहा है, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और उसी के बेस पे आपका प्रॉफिट या लॉस या इंक्रीज या डिक्रीज निकलता है। समझ आया? वेरी सिंपल परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला। चलो अब अगर बात करते हैं यार सिंपल इंटरेस्ट की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको है ना उसमें भी समझा दूंगा, बाकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। चैनल को थोड़ा खंगालोगे ना भाई, देखो आज भी मेरा गला बैठा हुआ है, चिल्ला के बोले जा रहा हूँ। यही यही प्यार मैं आपसे चाहता हूँ, आप गला मत बैठाओ, लेकिन आप इतना चैनल को खंगाल डालो ना भाई, देख डालो बढ़िया। ऐसा नहीं कि कोई और एग्जाम के नाम से तो आपको हेल्प नहीं होगा, सारा एमबीए एक से एक रिलेटेड ही है। ठीक है, चलो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं यार। देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है। मान लो आपने स्टार्टिंग में 100 रुपया दिया, ठीक है, उस पर 10% का इंक्रीज हुआ तो 110 रुपये हो जाएगा। करेक्ट? फिर 10%, 2 साल के बाद फिर 10% लगेगा, तो फिर 10 रुपया बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हर साल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम बढ़ते जा रहा है, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 10% लग रहा है ना बच्चों, ये लग रहा है उस 100 रुपए पे बार बार, वो बार बार इस 100 रुपए पे लग रहा है। किस 100 रुपए पे लग रहा है, इस 100 रुपए पे लग रहा है। समझ में आया? बार बार 10% उस 100 रुपए पे लग रहा है, तो 10% ऑफ 100 तो 10 ही होता है। तो भैया ये ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होता है, 120 130 140। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है, सिंपल सा फॉर्मूला आता है। क्या आता है सिंपल सा फॉर्मूला, देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब ये पी इंटू आर इंटू टी क्या होता है, देखो आपका ये जो पी है ना बच्चों, आपका जो ये पी है, ये होता है प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, वो पी ए एल होता है, ये पी एल ई होता है। आर क्या होता है बच्चों, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितना परसेंट, जैसे ऊपर 10% लिखा है ना वो। और प्रिंसिपल क्या है, ये जो 100 लिखा है ना, ये आपका प्रिंसिपल है। टी क्या हो गया, टाइम इन ईयर्स होता है, ठीक है, हमेशा ईयर्स में लेते हैं। मंथ दिया हो तो बाई 12 से डिवाइड कर लियो। समझ में आया? तो ये आपको होता है, यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वो जो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आ रहा है ना, वो यहाँ से कैलकुलेट होता है। 110 120 यहाँ से नहीं मिलता है, तो सर वो 110 120 कैसे मिलेगा? अरे बुद्धू वेरी सिंपल ना, आपको तो अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, जो भी प्रिंसिपल दे रखा है उसमें यहाँ से जो आपका एस आई का वैल्यू आएगा, उसको उठा के यहाँ पे पटक दो, ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मतलब दूसरा वाला तो फॉर्मूला भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाला ही है। उसको नीचे वाले को फॉर्मूला बोलोगे तो कहोगे सर बहुत फॉर्मूले होते हैं, बहुत फॉर्मूले नहीं होते। अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपको जो स्टार्टिंग का पैसा है उसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे तभी तो अमाउंट बनेगा ना। तो दैट्स अ सिंपल लॉजिक, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है। अब बात आती है यार कि ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, सर ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा ये फर्क आता है कि मान लो ये 100 रुपया था, आपने फर्स्ट ईयर के बाद 10% लगाया तो 100 तो मिला ही, और ये 10 रुपया और मिला। करेक्ट? यानी कि 110 रुपया मिला। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो 110 ही रुपया मिला था, तो बिल्कुल सही। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमेशा सेम होता है, अमाउंट भी सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हल्का सा चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है, देखो अगली बार जब आप 10% लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर ये 100 रुपया तो मिलेगा, है ना, जो स्टार्टिंग में आपने दिया था।
फिर सर 10 रुपया ये वाला भी जो 10 रुपया है वो मिलेगा, है ना, और सेकेंड ईयर का 10 रुपया मिलेगा। अब बोलोगे सर ये 120 हो गया। सर आप क्या बुद्धू बना रहे हो यार, क्या बुद्धू बना रहे हो। ये 120 रुपया तो यहाँ भी मिल रहा था, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चेंज आता है, वो होता है, इरेजर कहाँ गया भैया, इरेजर, हाँ। वो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये आता है कि यहाँ पर आपको ये वाला जो 10 है ना, ये वाला जो पिछले साल आपको इंटरेस्ट मिला था 10 रुपए का, उस पे भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा सर, यानी कि सर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिल रहा था, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इस जो 10 रुपया है इस पे भी 10% मिलेगा, तो 1 रुपया और मिलेगा, तो 121 रुपये हो गए। समझ में आया क्या। अब आप लोग बोलोगे अरे सर तो क्या 1 रुपया के लिए साला कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाओगे। ये तो अभी 100 रुपए में बात हो रही है, जिनका हजारों करोड़ों का सामान होता है ना बेटा, उनका लिए ये जो 1% आया है ना, ये भी 100 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ के बराबर होता है, और 1 करोड़ हम जैसों के लिए क्या होता है आप भी जानते हो। समझ में आया क्या। तो ये 10% ऐसे ही ऐड होते जाता है, समझ में आया। तो भैया इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, पिछले वाले में अगर आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, बस ये फर्क होता है। सुनना ध्यान से, इसमें देखो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, फिर हम अमाउंट दोनों को ऐड करके निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को। यहाँ डायरेक्ट अमाउंट आता है पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट आता है, तो सर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर टी, ये होता है भैया इसका अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा इस वाले से, समझ में आया। तो भैया अगर ये अमाउंट है तो सर इसका मतलब कि हमें हमारा जो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो सिंपल है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना, ये लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। देखो अमाउंट क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जैसे लास्ट वाले केस में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल, बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से घबराते हैं। इजी, इजी, चलो अब यहीं पर देखते हैं यार थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज ये होता है कि वो लोग कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना, ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, समझ में आया। तो भैया क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली, ये क्या होता है, देखो सिंपल है, फॉर्मूला में हल्का सा चेंज कर दो यार, p इंटू 1 + r/100। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा n जो है ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, और ऊपर भी एक n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर मतलब पावर में। बस ये छोटा सा जो चेंज है ये मुझे अलाउ कर दो। अब कहोगे सर अरे यार सर ये क्या है, सब बताता हूँ। देखो ये n का n क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी। तो पहले तो इसको हम लोग फटाफट जो है एक अच्छे से बॉक्स में डाल देते हैं। अब ये n क्या है, देखो मैंने एक n कहाँ पे ऐड किया है बच्चों, एक एन आपका यहाँ पे ऐड किया, एक एन आपका यहाँ पे ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, एक जगह डिनोमिनेटर में एक जगह पावर में। अब ये एन क्या होता है, एन होता है कि कितनी बार आप उसको कंपाउंड कर रहे हो एक साल में। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये है कि 2 बार, एक बार 6 महीना पे फिर 6 महीना पे, तो इसका एन तो 2 हो जाएगा। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है बेटा, क्वार्टरली मतलब 4 बार। क्वार्टरली का ये मतलब मत समझना हर 4 महीने पे, नहीं, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे होता है। तो यहाँ पे आपका एन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जनरली यही दोनों आपको सुनने को मिलेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसके अलावा आपको नहीं मिलना चाहिए। बट अगर वो कहता है कंपाउंडेड 6 टाइम्स, तो एन को 6 ले लेना, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। हो सकता है बोले एवरी 2 मंथ्स, तो 6 ले लेना, एवरी मंथ बोलेगा तो 12 ले लेना। यही बस फर्क आता है, ये एन वहां पे आपको ऐड करना है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट सेम तरीके से निकलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है। समझ में आया। तो ये चीज याद रखना, वैसे दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो 2 और 4 अगर किसी को एकदम ही समझ नहीं है तो याद करके जा सकते हो, एन की जगह पे वहां पुट कर देना। समझ में आया। एक बार नीचे 100 से वो मल्टीप्लाई किया मैंने एन, एक बार ऊपर पावर में टाइम से मल्टीप्लाई किया एन। टाइम हमेशा ईयर में लेते हैं, 100 बार बता चुका हूँ, टाइम हमेशा ईयर्स में ही लेना, ठीक है। चले, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा रेशियो का यार। तो रेशियो में से कोई फॉर्मूला नहीं होता है सच। रेशियो में बस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखो हम जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं ना a/b, तो आप इसको रेशियो में शो कर सकते हो a/b। समझ में आया।
ए इज टू बी आप इसको रेशियो में शो कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। अब मान लो मेरे पास एक तिगड़म रेशियो है, यानी कि तीन चीजें ए इज टू बी इज टू सी। अब अगर वो बोले कि बताओ व्हाट इज ए शेयर, ए का शेयर क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहले टोटल शेयर निकालोगे, टोटल शेयर निकालोगे। टोटल शेयर क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये टोटल शेयर है, समझ में आया। ये अगर टोटल शेयर है तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बी का शेयर होगा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और इसका शेयर होगा सी ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे आप यहाँ पर रेशियोज को इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। टोटल शेयर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द रेशियो का जो आपका नंबर्स होता है उससे आप इस चीज को निकाल सकते हो। फर्स्ट वाले के लिए ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो रेशियो में एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं आती है। रेशियो से आप खेलना अगर सीख जाते हो तो बहुत इजी पड़ता है। अदरवाइज एज सच इस पे कुछ फॉर्मूला नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस इसके अच्छे आते हैं, आपको आना चाहिए कि किसका कितना जो है शेयर बन सकता है, कोई कितना आप कैसे निकाल सकते हो, बस वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रपोर्शन की बात आती है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, मैं वो चीज़ भी आपको बता दूं। देखो, जब भी दो रेशियो ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी बोलते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो दोनों क्या है, इक्वल है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इक्वल है। सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ए अपॉन बी का वैल्यू जो है वो सी अपॉन डी के बराबर है। बस आपको हमेशा वो आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेंगे। देखो, ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट दिख ही रहा होगा, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। आपसे वो कोई भी एक गायब करके दूसरा पूछ लेंगे, आप बता देना। तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये आपका जो है प्रॉपर फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको समझने का एक और तरीका है। देखो, मैंने आपसे क्या बोला, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यही आया था अभी हम लोग का। पीछे देखो, ये उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, अब अगर आप उस रेशियो को ध्यान से देखोगे, ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विद सी इज टू डी, तो आपको एक चीज और जरा ध्यान से देखने पे मिलेगा। ये जो ए डी का मल्टीप्लिकेशन है वो बी सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो अगर हम एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग से ए और डी को जोड़ते हैं और एक स्ट्रिंग से बी और सी को जोड़ते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जो दोनों कोने वाले हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई है, और दोनों बीच वाले बिच्छू वाले आपस में मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। मीन्स का मतलब मिडल वाला, मीन्स का मतलब मिडल वाला, एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम वाला। समझ में आया। तो वैसे तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी याद करने से भी हो जाएगा, बट ये एक्सट्रीम मीन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से। बस ये वाली चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ में आया। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि दो रेशियो आपस में बराबर है। ठीक है, बस यही आप समझ लो, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका बराबर है, बस यही करना होता है। फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, यही सब पूछेगा आपसे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन कर सकते हो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो, अब बातें हैं मेंसुरेशन पे भैया। तो मेंसुरेशन में देखो, वैसे तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपका जो सिलेबस लिखा हुआ है उससे अलग ही पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जल्दी से आपको कुछ फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ। पहले हम 2D शेप्स कर लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का जो आपको पेरीमीटर देखने को मिलता है वो मिलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आपको इसके अंदर जो एरिया देखने को मिलता है वो मिलता है लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया। यहीं पर आपको अगर स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी तो स्क्वायर में आपको, सॉरी, स्क्वायर में जो आपको देखने को मिलता है पेरीमीटर, वो देखने को मिलता है साइड इंटू 4। और एरिया जो देखने को मिलता है वो मिलता है साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर में आपको पता ही है कि भैया क्या होता है, स्क्वायर में तो आपको पता ही है कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, उसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब दो लेंथ होते हैं, दो ब्रेथ होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे ट्रायंगल का पूछे, तो ट्रायंगल का पूछने के लिए आपको देखो सिंपल सा बात है, ये आना चाहिए, ये हाइट दी होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है तब तो ट्रायंगल का निकालना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला भी दे देता हूँ। क्या क्या होता है ट्रायंगल के लिए, देखो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया ना, ये आपका हाइट होता है, और बेस क्या होता है, ये वाली वैल्यू जिसपे परपेंडिकुलर डली हुई है।
ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर हमने डाला है वो आपका बेस हो जाता है। तो अगर आपके पास ये है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। समझ में आया क्या? बाकी ये क्या कह रहा था मैं, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के लिए तो आपको तीनों साइड्स ऐड करने होंगे। लेट्स से ये ए है, ये सी है, वो बी है, तो आपको तीनों साइड इसमें ऐड करना होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, यानी कि जो बाउंड्री के जितने साइड्स आप उसको ऐड कर दो। ऊपर देखो हमने भी यही किया है, स्क्वायर में भी साइड इंटू फोर, यानी कि चारों साइड को आपस में ऐड कर दिया है। साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो आपको फोर इंटू साइड मिल गया है। समझ में आया? सिमिलरली हमने ये चीज ट्रायंगल में भी कर दी। क्लियर है? तो ये तो बहुत इजी था यार। अब देखो एक चीज और बता दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक अलग भी एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हो सकता है कभी आपसे पूछ दे, तो ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में काम आता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो एरिया कैसे आता है? √3/4 a²। ए क्या है? तीनों साइड्स की लेंथ है। √3/4 a²। और पेरीमीटर कैसे निकलेगा? वो तो 3 × a, 3a से निकल जाएगा, या a+a+a करने से भी निकल जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 2D शेप्स हो गए जो आपको याद रखने चाहिए, जो हो सकता है आपको क्वेश्चंस इस पे डायरेक्ट आ जाए। एक सर्कल और रह रहा है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। देखो सर्कल भी बहुत आसान है यार। देखो सर्कल का आपको पता होगा कि एक सर्कल कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा अच्छा बना लेते हैं यार। एक सर्कल कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, इस सर्कल में एक आपका होता है रेडियस। समझ आया? और यही अगर रेडियस को पूरा फैला दोगे तो दो रेडियस हो जाते हैं, तो वो डायमीटर के बराबर हो जाता है। इसका जो पेरीमीटर यानी कि इसको सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो पेरीमीटर का नाम बदल के सरकमफेरेंस हो जाता है। और पेरीमीटर का वैल्यू कितना आता है? 2πr आता है। और एरिया का वैल्यू कितना आता है? πr² आता है। समझ में आया? ये दो चीज आपको याद रखनी है। जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, यानी कि 3.14 होती है डेसिमल में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सर्कल के लिए भी याद रखनी है। समझ में आया? तो ये सारे 2D इंपॉर्टेंट शेप्स हो गए हैं। इसके ऊपर तो नहीं पूछेगा एज पर CUT PG का स्टैंडर्ड। बट अगर आपको फिर भी किसी का फॉर्मूला जानना हो तो कमेंट्स में बताते रहना। ऐसा नहीं है कि भैया वीडियो देख के छोड़ दिया। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि सर ये भी कवर कर दो, वो भी कवर कर दो। हम जो है कोशिश करेंगे उस पर अगर वीडियो ला सके, नहीं तो मैं आपको कमेंट्स में तो आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर ही दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब हम 3D शेप्स की बात करते हैं। तो 3D शेप में सबसे पहले आपका आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आ जाता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड के लिए हम देखो, क्यूबॉइड कुछ ऐसे बनता है ना। तो क्यूबॉइड के लिए हमारे पास जो सरफेस एरिया, अब देखो इसमें दो चीज़ होती है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि सारे जो वॉल्स हैं उनको आपस में मल्टी सॉरी उनके एरियाज को ऐड कर रहे हो। देखो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ, सॉरी ये ब्रेथ नहीं होगा, ब्रेथ इसको ले लो और हाइट इसको ले लो। समझ आया? तो टोटल सरफेस एरिया क्या आता है? 2 × LB + BH + HL। LHEHL, ठीक है। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें जब आप देखो, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या? कि टॉप और बॉटम का हम एरिया कंसीडर नहीं करते, यानी कि छत खुली जमीन खुली, ऐसे समझ के चलो। ये क्यूबॉइड आपके घर के जैसा है, रूम के जैसा है। समझ में आया? तो वहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? हम बस ऊपर और नीचे के एरिया हटाते हैं, जिसके कारण LB वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हट जाता है। तो नया एरिया बनता है 2 × BH + LH, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल सा होता है। वो क्या होता है? L × B × H होता है। सिंपल एज दैट। ये तीन फॉर्मूले आपको इसके लिए याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है? ये याद रहेगा क्या? इसको आप बढ़िया से बुकमार्क कर सकते हो भैया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब आप देखो, क्यूब कुछ ऐसा दिखता है। क्यूब बेसिकली क्यूबॉइड ही होता है, बट इसके केस में सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, मतलब सारे डायमेंशन। तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। तो यहाँ पर आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है वो कितना आता है? 6a² आता है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए दो, ऊपर की छत और नीचे की जमीन हटा दो, -2 कर दो, तो 4a²। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? A × A × A। जैसे हमने पीछे वाले में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया था, इस वाले में A × A × A। तो ये क्या आ जाएगा? A³ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब। ये लिखते रहो, ठीक है, ये सारा लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। वैसे तो आपको याद होने चाहिए अभी, क्योंकि एग्जाम परसों है, बट इस चीज को आप याद कर सकते हो अभी के अभी। सिलेंडर की अगर बात करते हैं, ठीक है, सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो हमारा सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है भैया। सिलेंडर में हमारा जो टोटल सर्विस एरिया आता है, तो वो क्या आता है? देखो, एक तो इसका ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो आएगा, और ऊपर दो सर्कल आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों चीजों को जोड़ना है। तो ये क्या होता है आपका? 2πRH +
2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का वो सिग्निफिकेंस तो समझ गए होगे। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल का एरिया, है ना। अब लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यही 2 पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आर एच। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल एज दैट। ये चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी। पाई का अगेन वैल्यू सेम होगा 22/7, दैट इज 3.14, जो कि मैंने आपको बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर फॉर सिलेंडर एज वेल। समझ में आ रहा है क्या भैया? है ना। तो हमने सिलेंडर किया, क्यूब किया, क्यूबॉइड किया। अब भैया एक और शेप कर लेते हैं। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस का स्लाइड आ गया। उससे पहले एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि होता है एक कोन का। कोन एक फेवरेट टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स का। तो यहाँ पर एक तो वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है 1/3, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और टोटल सरफेस एरिया आपका क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से आपको मिलेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला सर्कल है, करेक्ट। पाई आर एल, ये एल क्या? एल होता है ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो एल की वैल्यू आपको जनरली क्वेश्चंस में दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको हिंट वहां पे दे देगा। तो कौन भी एक इंपॉर्टेंट 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 कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खास करके वॉल्यूम के सेंस में। समझ आया? चलो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस, भैया ये तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत बच्चे इससे डरते हैं। देखो भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अब आप खुद बताओ, अब लोग हैं इसको ऐसे याद करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे या ऐसे थोड़ी याद करना, एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। इसको इधर से उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नया नया फॉर्मूला बनता जाएगा, है ना। फिर भी अगर आपको चाहिए तो लो भैया, स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और भैया टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लो, ऐसे याद करना है तो ऐसे याद रखो यार, बट एक ही फॉर्मूला मोर देन इनफ है। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। एवरेज स्पीड, अब कई लोगों को क्या होता है ना, कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट चला या 10 घंटा चला, और फिर 70 किलोमीटर पर आवर से 20 घंटा चला। तो बच्चे क्या करते हैं भैया, 50 + 70 उसको प्लस कर देते हैं, दोनों स्पीड को, दो एवरेज स्पीड को ऐड करके इसको बाई टू कर देते हैं। मतलब दो स्पीड को ऐड करके बाई टू, उनको लगता है ये होता है एवरेज, क्योंकि हमने तो एवरेज यही पढ़ा हुआ है भैया। हमने तो एवरेज यही पढ़ा हुआ है कि भैया दो चीज़ों को ऐड करके उससे उसको डिवाइड कर दो द नंबर ऑफ टर्म से। बट एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलता, एवरेज स्पीड हमेशा ऐसे निकलता है। उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, वो होता है d1 + d2 अपॉन t1 + t2। अब ये क्या मतलब हुआ? देखो, अगर आपको स्टार्टिंग में एवरेज स्पीड, सॉरी आपको स्पीड दिया हुआ है, मान लो वो बोल रहा है कि एस वन स्पीड से टी1 टाइम के लिए कवर किया और एस2 स्पीड से टी2 टाइम के लिए कवर किया। तो आप यहाँ पे S1 + S2 स्पीड 1 + स्पीड 2/2 मत कर देना, गलत है। आपको क्या करना है, S1 × T1 फर्स्ट पहले करना है, उसमें S2 × T2 मल्टीप्लाई करना है, अपॉन आपको T1 + T2 से इसको डिवाइड करना है। आपका जो आएगा ना एवरेज स्पीड, वो ऐसे आएगा। S1 × T1 क्यों? क्या है? बिकॉज स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। समझ आया? तो इसके लिए किया है, उसको टाइम से डिवाइड कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे भी स्पीड होता है, तो ऐसे निकालना, ना कि पता चला ऐसे करने लगे एग्जाम में। ये गलत तरीका है, इससे आपका आंसर गलत आएगा। आपको सीधा बाई टू नहीं करना होता है। समझ में आया? ये होता है आपका एवरेज स्पीड। तो कई बच्चे इस चीज में भी काफी ज्यादा फंसते हैं। समझ आया? ओके। तो आई गेस हमने सब कुछ कवर कर लिया है। वैसे मैंने मोर की भी स्लाइड एक रखी हुई थी, बट एज सच मुझे नहीं लग रहा कि हमने कुछ भी छोड़ा है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने कवर किया। ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। करेक्ट। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अच्छा भैया, अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है। मान लो फैक्ट्री से किसी ने शूज लाए, ठीक है, फैक्ट्री से किसी ने शूज लाए, तो भैया उसने शू खरीदे होंगे 100 रुपए में, बट उसने सोचा जो मैं टैग, मार्क प्राइस का मतलब होता है जिसका आप टैग लगाते हो। अब देखो शूज पे टैग लगा होता है ना, तो वो असली में थोड़ी उतने उतने का होता है जूता। अगर जूते पे 10,000 रुपए का टैग लगा है, तो जूता 10,000 का थोड़ी है, वो तो हो सकता है 2,000 का हो।
उसको फैक्ट्री से 2000 का पड़ा हो बट वो बेच रहा है 10,000 में, है ना? फिर फाइनली आप जितने में खरीदते हो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। मान लो 100 रुपए का पेन लेकर आए, उसको 200 मार्क कर दिया और किसी ने डिस्काउंट के बाद 180 रुपए में ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100, 200, 180। तो भैया मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉफिट या लॉस का बता ही दिया था। प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। वो क्या था भैया? वो क्या था? मतलब जो भी हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है स्लैश लॉस आ रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। याद होगा आपको, मैंने जब वो बताया था तो मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम तरीके से निकलता है। लो भैया, ओरिजिनल वैल्यू बस ओरिजिनल प्राइस। तो इस केस में हमेशा प्रॉफिट या लॉस, हमेशा याद रखना ये वाली बात, जिंदगी भर याद रखना, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। अब यहीं पर अगर कोई बोले कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा सर, डिस्काउंट परसेंटेज, तो बड़ा सिंपल है यार। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो अब ये मार्क प्राइस क्यों लिया सर आपने? तो बोला था सीपी पे निकलता नहीं। देखो, आपने ये जो 200 रुपए का मार्क प्राइस है, इस पे आपने कुछ डिस्काउंट लिया, इस पे आपने 20 रुपए का डिस्काउंट लिया, तब ना वो सेलिंग प्राइस 180 का हुआ। तो बेसिकली आपको डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट आपका निकलेगा, वो निकलेगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। ये एक और फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो, लेकिन हमेशा डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस रखना, प्रॉफिट लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस रखना, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मोर में मैंने और कुछ चीज़ें कवर कर दी। तो अगर आप इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखोगे ना, तो हमने कितनी सारी चीज़ें कवर करी भैया। मतलब प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसके बाद वर्क टाइम, उसके बाद हमने क्या, रेशियो प्रपोर्शन, उसके बाद क्या हमने परसेंटेज, है ना? फिर उसके बाद क्या हमने और क्या किया भैया, मेंसुरेशन पूरा, है ना? उसके बाद हमने क्या किया भैया, रेशियो प्रोपोर्शन लिख ही दिया। अब तो याद भी नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें कर ली हमने। ठीक है, मतलब हाँ, एवरेज, एवरेज करा, ठीक है, उसके बाद मीडियन करा, मोड करा, मतलब ना जाने बहुत सारी चीज़ें। देख लो भैया, रिकैप देख लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करा, है ना? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी एसआईसी है यहाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैंने जो है इस वीडियो के अंदर कवर कर दी है ऑलमोस्ट। अभी मैं देख पा रहा हूँ 42 मिनट्स पे हम हैं वीडियो के। अब आप सोच लो खुद ही भैया, 42 मिनट्स में सब कुछ रिवाइज करा दिया विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे और गायब कर दिया, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बताई है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ परसों है। तहे दिल से बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना? मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट प्यार दिखाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है, इसलिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सजेशंस देना कमेंट में, क्या चाहिए, अभी भी 1.5 दिन है हमारे पास, मैं वीडियोज़ लाने की कोशिश पूरी करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।